डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th की बुक 2 हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया, जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर यानी थीम 5 है हमारा थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी कॉमन एरा. We are going to travel through India with the travelers like Al-Biruni, Ibn Battuta and Francois Bernier, and 700 years of history in which we shall study about different invaders and a new religion, Islam, which was brought by Turks in India, the Sultanate period or the Sultanate period, and the Mughal dynasty, which ruled India for 700 years. इस टॉपिक में, इस टॉपिक से पहले अगर इस बुक में हम देखें तो हम मध्यकालीन भारत का इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ने जा रहे हैं, जो करीबन 700 साल तक चली थी. 700 साल का इतिहास है इनका. और इसमें दो डायनेस्टीज़ का, एक तो सबसे पहले दिल्ली सल्तनत जिसमें अलग अलग डायनेस्टीज़ हुई थी, और दूसरा मुग़ल कालीन यानी मुग़ल डायनेस्टी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं. और इनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को हम इसमें स्टार्ट करेंगे. इस बुक में, ये बुक जो पूरा है ये 5 चैप्टर्स में डिवाइडेड है. पहला है जो अबव टॉपिक है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स. सेकंड है भक्ति सूफी मूवमेंट विच डील्स विथ रिलीजियस मूवमेंट एंड ओरिएंटेशन इन साउथ एंड नॉर्थ इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड. इस समय में होने वाली, इस सेंचुरीज़ में 10th to 17th सेंचुरी में होने वाले जो रिलीजियस मूवमेंट थे, यानी जितने भी धार्मिक बदलाव थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे नॉर्थ इंडिया एज वेल एज साउथ इंडिया में. उसके बाद आता है विजयनगर एम्पायर, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड प्रॉस्परस एम्पायर ऑफ साउथ इंडिया इन द अर्ली मेडिवल पीरियड, दैट इज़ 14th सेंचुरी. 14वीं शताब्दी में, 14th सेंचुरी में हम विजयनगर का इतिहास पढ़ेंगे, जो साउथ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर माना जाता है. और 4th और 5th चैप्टर है वो मुग़ल एम्पायर्स के पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कोर्ट, आर्मी, रिलीजन एंड क्रॉनिकल से रिलेटेड है. यानी उनका राजनैतिक, उनका सामाजिक, उनका आर्थिक, फिर उनका शासन कैसे चलता था, कोर्ट कैसे था, उनकी आर्मी यानी उनकी सेनाएं कैसे होती थी, वो किस तरह के रिलीजन को यानी धर्म को मानते थे, और इन सब की जानकारी देने वाला जो क्रॉनिकल था यानी जो बुक्स इनकी जो लिखी गई थी, उसके बारे में हम 4th और 5th चैप्टर में पढ़ेंगे इस बुक में, बुक 2 में. लेकिन सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स 10th सेंचुरी टू 17th सेंचुरी. इस चैप्टर में अगर हम समझें इस चैप्टर के टॉपिक को, तो थ्रू द आइज ऑफ में परसेप्शन ऑफ सोसाइटी है, आइज ऑफ ट्रैवलर्स. ट्रैवलर्स कौन थे? जो बाहर से आने वाले, भारत को देखने वाले या भारत में घूमने वाले या भारत में जानकारी लेने वाले लोग थे, अलग अलग समय पर आए थे. तो हम 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे या 3 पीरियड्स को लेंगे. पहला लेंगे 11th सेंचुरी में, जब दिल्ली सल्तनत था इंडिया में. दिल्ली सल्तनत में अल बिरूनी नाम का ट्रैवलर उज़्बेकिस्तान से आया था 11th सेंचुरी में. उसके बाद हम 14th सेंचुरी देखेंगे, जब मोरक्को से इब्न बतूता नाम का ट्रैवलर आया था इंडिया में. और उसके बाद हम 17th सेंचुरी यानी जब मुग़लों का राज था, जब शाहजहां का रूल था, उस समय फ्रांस से फ्रांसवा बर्नियर नाम का एक ट्रैवलर आया था. तो ये जितने भी ट्रैवलर्स थे जो जिनको सैलानी कहा जाता है या घूमने वाले जो लोग थे, ये इंडिया में समय समय पर आए और इन्होंने भारत के बारे में अलग अलग अपने ओपिनियंस दिए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियन. उनको क्या कहा गया है? परसेप्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में अपनी आंखों से जो उन्होंने देखा वो लिखा. इसमें क्या था? इंडियन सोसाइटी था, लोग थे, उनका कास्ट था, उनका रिलीजन था, उनका सोशल सेटअप था, उनका पॉलिटिकल सेटअप था. इन सब चीज़ों के बारे में अलग अलग विचार जो इन्होंने प्रकट किए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. और इसके अलावा और भी ट्रैवलर्स के बारे में समय समय पर हम इस चैप्टर में देखेंगे, जो सोर्सेज के थ्रू आपको समझ आएगा. सो अभी हम शुरू करते हैं चैप्टर 5 के फर्स्ट पार्ट से. सबसे पहले क्या कारण था? वाई डिड दे कम? व्हाट वाज द रीज़न ऑफ ट्रैवल? ये ट्रैवलर्स जो थे, जो समय समय पर आए थे, ये क्यों आए थे? तो ये अलग अलग कारण थे. फॉर वर्क, to save from themselves from calamity, for trade, for religion, for pilgrimage,
और इन केस ऑफ इन्वेजन्स, यानी काम के सिलसिले में कुछ लोग आए, कुछ लोग कहीं महामारी या कोई और आपदा आई तो उससे बचने के लिए आए, कुछ ट्रेड के पर्पस से आए लोग, और कुछ धार्मिक प्रचार और प्रसार के लिए आए, और कुछ लोग इसलिए भी आए कि उनके जगहों पे इन्वेजन हो गया था, अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगहों पे आए। कुछ जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे, जो विदेशी सैलानी थे, उन्होंने इंडिया में आके यहाँ के एनवायरनमेंट को अपने अंदर ढाल लिया, या उसके हिसाब से वो खुद ढल गए और उसके बारे में लिखा। और कुछ लोगों ने इस जगह का क्रिटिसिज्म लिखा, कुछ ने इनकी बड़ाई लिखी और कुछ ने इनका, यानी हिंदुस्तान का या भारत का क्रिटिसिज्म लिखा, उसकी बुराई करी। उसके बाद एक और था कि हिस्ट्री फाइंड्स द अकाउंट ऑफ मेन एंड नॉट विमेन ट्रैवलर। ये एक बहुत स्ट्राइकिंग फीचर है इस टाइम का कि हम विमेन ट्रैवलर्स आई ज़रूर होंगी, लेकिन उनके बारे में बहुत ज़्यादा हमें नहीं मालूम चलता। फिर ट्रैवलर्स जो थे, दे टुक अप डिफरेंट एस्पेक्ट। हर किसी का अलग अलग अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, सब कुछ, कोई किसी चीज़ में इंटरेस्टेड था तो कोई किसी चीज़ में इंटरेस्टेड था। तो जितने भी ट्रैवलर्स थे उन्होंने अपने टेस्ट के हिसाब से या अपने चॉइस के हिसाब से अपना परसेप्शन दिया। जैसे किसी ने कोर्ट के बारे में लिखा, किसी ने रिलीजन के बारे में लिखा, किसी ने यहाँ के मॉन्यूमेंट्स और आर्किटेक्चर के बारे में लिखा। एग्जाम्पल इसमें है अब्दुल रज़ाक समरकंदी, हु केम फ्रॉम हेरात। उन्होंने विजयनगर एम्पायर के बारे में काफ़ी एलैबोरेट लिखा, उसकी सिटी के बारे में, उसकी प्रॉस्पेरिटी एंड मॉन्यूमेंट्स के बारे में लिखा। तो ये एक तरह से जिन लोगों को जो चीज़ें पसंद आई उनके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में लिखा, जो एक बहुत रिच सोर्स ऑफ हिस्ट्री हमारे लिए बन जाता है। कुछ ट्रैवलर्स जो थे वो विद इन इंडिया घूमते थे, एक सिटी से दूसरे सिटी। जो जैसे फॉर एग्जांपल जो मुगल एम्पायर के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, जो उनके यहाँ कोर्ट में काम करते थे, उनको कहीं कहीं इंडिया के अंदर ही भेजा जाता था, तो उसका एक्सपीरियंस लिखते थे, उसका अकाउंट लिखते थे। कुछ जो थे वो इंटरेस्टेड थे नए कस्टम्स को जानने के लिए और नई ज़मीनों को जानने के लिए, नए लोगों को, उसके बारे में लिखते थे। सबसे यूनिक और इंटरेस्टिंग फीचर फॉरेन ट्रैवलर्स का क्या रहा है? दे वर अटेंटिव टू एवरीडे एक्टिविटीज़ विच द इंडिजिनस लोकल राइटर्स डिड नॉट रिकॉर्ड। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। लोकल राइटर्स जो एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में मुग़ल का जो मैंने आपको बताया, वो अब देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और फॉरेन ट्रैवलर्स जो थे उनका बेसिक डिफरेंस ये था कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स थे उनके लिए हर कुछ नया था, तो जो डे टू डे की लाइफ की जो चीज़ें थी उसके बारे में भी वो बहुत एलैबोरेट से लिखते थे, एलैबोरेट रूप में। और जो एडमिनिस्ट्रेटर्स या जो लोकल ट्रैवलर्स थे उनके लिए वो रोज़मर्रा की चीज़ें थी, इसलिए उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा उन्होंने। वो जनरली ट्रेड के बारे में या किसी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में ही लिखते थे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो पहला ट्रैवलर था उसके साथ, उसका नाम था एल बेरूनी। एल बेरूनी उज़्बेकिस्तान के ख्वारज़िम नाम के जगह से आया था। उसका जन्म 973 CE में हुआ था। CE माने कॉमन एरा में हुआ था। बहुत वेल एजुकेटेड था, ही वॉज वेल एजुकेटेड। उसको बहुत सारी भाषाएं आती थी। ही न्यू मैनी लैंग्वेजेस लाइक अरेबिक, पर्शियन, सीरियाइक, संस्कृत एंड हिब्रू। संस्कृत उसने इंडिया में आके सीखी थी पंडितों से। सोर्स 1 एक बार अगर आप देखें तो ही रेड ट्रांसलेशन ऑफ प्लेटो एंड एरिस्टोटल, जो अरेबिक ट्रांसलेशन उसमें हुआ था ग्रीक टेक्स्ट का, उसको वो उसने पढ़ा था। ही वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन दैट। प्लेटो और एरिस्टोटल की जितनी भी लिखी हुई चीज़ें थी, उसको जो अरेबिक ट्रांसलेशन उसको मिला था उसको उसने रीड किया था। महमूद गज़नी जो उस समय का रूलर था, वो उसको लेके आया था ख्वारज़िम से गज़नी, और गज़नी से वो इंडिया में आ गया। उसके बाद ही वॉज वेल वर्स्ड इन अरेबिक वर्जन ऑफ संस्कृत टेक्स्ट ऑन एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स एंड मेडिसिन, वो जो अवेलेबल थे उसमें उसने उस स्टडी की। देन ही लर्न संस्कृत फ्रॉम ब्राह्मणास, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ के ब्राह्मणों से, पंडितों से उसने संस्कृत सीखी, और उस संस्कृत को सीखने की वजह से उसने बहुत सारे इंडियन जो रिलीजियस और फिलोसॉफिकल टेक्स्ट थे उसकी उसने रीडिंग करी या उसकी अध्ययन किया। एग्जाम्पल है, उसने ट्रांसलेट किया था
पतंजलि का फेमस ग्रामर जो टेक्स्ट था उस अरबिक में, और उसने यूक्लिड के मैथ्स को ग्रीक से संस्कृत में ट्रांसलेट किया था। तो ये बहुत बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन था। दोनों तरफ की भाषाओं को उसने यूज़ करके उसको ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया। His literature included work from Sahara Desert to River Volga, रशिया। दैट इज़ उसने कितना बड़ा रीजन उसने कवर किया था अपनी स्टडी में या अध्ययन में। आप समझ सकते हैं कि अफ्रीका के सहारा डेजर्ट के रीजन के बारे में भी उसने लिखा है, और वहाँ से चलते चलते रशिया का जो रिवर वोल्गा का जो एरिया है उसके बारे में भी उसने, वहाँ के कल्चर और कस्टम के बारे में भी उसने लिखा है, जो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है उसका, या रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हैं उसको। उसकी फेमस बुक का नाम है किताबुल हिंद, जो उसने इंडिया में आके लिखा था, या इंडिया के बारे में जब इंडिया में आके। इसका थोड़ा फीचर्स देख लेते हैं। किताबुल हिंद इज़ अ वेरी सिंपल एंड क्लियर बुक विच इज़ अ ल्यूसिड वर्जन, यानी काफ़ी एलैबोरेट और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें 80 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स, और कौन के सब जो चैप्टर्स हैं मेनली किस किस पे फोकस करते हैं? रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल, एस्ट्रोनॉमी, एल्केमी, सोसाइटी एंड वेट्स, अलग अलग चीज़ों पे, जैसे रिलीजन यानी धर्म पे, धार्मिक चीज़ों पे, धार्मिक सिस्टम जो था यहाँ का धर्म के बारे में, उसके बारे में, फिलॉसफी दर्शन शास्त्र के बारे में, यहाँ के तीज त्योहारों के बारे में, अलग अलग चीज़, वेट्स मेजरमेंट के बारे में, सबके बारे में उन्होंने लिखा था। और उनका जो लिखने का स्टाइल था वो क्या था? वो किसी भी बुक को लिखते थे तो पहले कोई क्वेश्चन से शुरू करते थे, और उसके बाद उस क्वेश्चन को लिख के उसका आंसर लिखते थे, उसको डिस्क्राइब, उसको डिस्क्रिप्शन उसका देते थे, और फिर उस पूरे डिस्क्रिप्शन को कंक्लूड करते थे कैसे? किसी और कल्चर से उसको कंपेयर करके। लेकिन यहाँ कंपैरिजन क्रिटिसाइज़ करने के लिए नहीं होता था, ज़्यादा जानकारी देने के लिए होता था। ये आप बेसिक डिफरेंस देखेंगे अब आगे एक और ट्रैवलर के बारे में जब मैं आपको बताऊंगी तब। तो ही began his chapter with a question, then he gave a description of the chapter in that chapter, and then he concluded the chapter with comparison with other cultures. उसके अलावा उनका मैथमेटिकल बैकग्राउंड था, मेनली वो मैथमेटिक्स पढ़ के आए थे, इसलिए उनकी जो एक्सप्लेनेशन था बुक्स का या चैप्टर्स का वो बड़ा ज्योमेट्रिक प्रिसीशन का होता था, बहुत बढ़िया से कैलकुलेट करके लिखते थे। और उसके बाद उन्होंने किस किस भाषाओं में लिखा? ही रोट इन अरेबिक, ही वॉज फेमिलियर विद संस्कृत, पाली, प्राकृत एंड ट्रांसलेटेड ऑलमोस्ट एवरी वर्क। क्योंकि वो आके इंडिया में संस्कृत, पाली और प्राकृत सीख चुके थे, इसलिए उन्होंने यहाँ की जितनी भी किताबें इन तीनों भाषाओं में थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया अरेबिक में, ज़्यादा से ज़्यादा किताबों को। एंड देन ही ट्राइड टू इम्प्रूव दीज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, अपने हिसाब से उसको एलैबोरेट करके उनका इंटरप्रिटेशन भी लिखा ताकि अंडरस्टैंडिंग लोगों की समझ जो है वो बढ़ सके। अब हम इसमें एल बेरूनी के पॉइंट ऑफ व्यू में उनको, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि ट्रैवलर्स का अपना अपना फील्ड ऑफ इंटरेस्ट था, उस तरह से एल बेरूनी का जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे अगर हम देखें तो कास्ट और वर्ना सिस्टम के बारे में उन्होंने एलैबोरेट में लिखा, जो हम केस स्टडी के रूप में जानने की कोशिश करेंगे। सेकेंड ट्रैवलर आता है इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका में एक जगह है मोरक्को, अगर आप मैप में देखें अफ्रीका के, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न रीजन में, और मोरक्को के टैंगियर नाम की जगह में वो पैदा हुए थे। उनकी जो बुक थी अरबिक में लिखी हुई, उसका नाम था रिहला। इस बुक में उन्होंने सोशल और कल्चरल लाइफ ऑफ इंडिया, 14th सेंचुरी के इंडिया यानी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन जो भारत का था 14वीं शताब्दी का, उसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा था। वो भी एक बहुत एजुकेटेड फैमिली के को बिलोंग करते थे जिस तरह एल बेरूनी थे, लेकिन उनका जो तरीका था चीज़ों को समझने का, जानने का, उनके बारे में लिखने का, वो था ट्रैवल। ही बिलीव दैट एक्सपीरियंस ऑफ ट्रैवल गिव्स मोर नॉलेज दैन बुक्स। उनको ये लगता था आप नई नई जगहों पे जाएंगे, नई नई चीज़ें देखेंगे और उसके बारे में खुद कंक्लूड करेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा, वो बनिस्बत इसके कि आप किताबें पढ़ के लोगों को बताएं। तो ही बिलीव मोर इन ट्रैवलिंग, और इस ट्रैवल के करने के प्रोसेस में उन्होंने बहुत सारी जगह इंडिया में वर्ल्ड में देखी,
वो मक्का गए, सीरिया गए, इराक गए, पर्शिया, यमन, ओमान और साउथ अफ्रीका गए इंडिया आने से पहले। एंड दिस वाज द ईयर 1332, 1332 से 33 के बीच में जब वो इंडिया आए। इंडिया आने से पहले वो सिंध, इंडिया में सबसे पहले उन्होंने सिंध को टच किया, विच वॉज अ पार्ट ऑफ इंडिया, वेरी मच पार्ट ऑफ इंडिया देन। सिंध पे आके उन्होंने सुना दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, वेरी फेमस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में उन्होंने सुना। और उसके बाद उन्होंने ये भी जाना उस सुल्तान के बारे में कि वो आर्ट और लिटरेचर को काफ़ी बढ़ावा देता है, वो पेट्रन है, पेट्रनाइज करता है। और उस बात को जान के वो दिल्ली पहुँचे मुल्तान होते हुए। सो सिंध से पहले मुल्तान है, मुल्तान से वो दिल्ली आए मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में। वहाँ आए तो तुगलक को पसंद आ गए, पसंद आ गए तो तुगलक ने उनको काजी बना दिया। काजी मतलब जज, दिल्ली का काजी उनको बता दिया। लेकिन अगर आप कभी उनके मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़े तो वो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स वाला सुल्तान था, मूडी था काफ़ी। तो कभी उसको अगर गुस्सा आ गया किसी पे तो उसको पनिश कर देता था, और कभी वो उससे ज़्यादा खुश हो गया तो बहुत ऊंची पोस्ट पे बिठा देता था। तो पहले उसको काजी बनाया इब्न बतूता को, उसके बाद किसी बात पे उससे असहमति हो गई तो उसने उसको जेल में डाल दिया कुछ समय के लिए। फिर उसको निकाला गया जेल से, और उसके बाद 1342, 1342 में उसको चाइना भेजा गया, और मंगोलिया अपना डिप्लोमेटिक ऑनवॉय बना के उसको भेजा मोहम्मद बिन तुगलक ने। वहाँ से इब्न बतूता आगे प्रोसीड हो के उन्होंने किया मलाबार, देन टू मालदीव्स, मालदीव जो आज एक आइलैंड नेशन है, वहाँ गए। और उसके बाद वहाँ से वो श्रीलंका गए। तो सब जगह वो काफ़ी जगह घूमते थे, और यहाँ सब उन्होंने रिप्रेजेंट किया तुगलक के शासन को। उन्होंने और कौन कौन सी जगह को विज़िट किया? ही विजिटेड बंगाल, असम एंड सुमात्रा। ही ऑल्सो ट्रैवल टू सुमात्रा एंड एक्सटेंसिवली टू चाइना। चाइना में ग्वांगझू और बीजिंग नाम की जो जगह है, बीजिंग जो अब आज चाइना की राजधानी है, उन सब जगहों पे वो गए। और इन इतने सारे ट्रैवल, इतने सारे प्लेसेस ऑफ विजिट के वजह से उनको एशिया का मार्को पोलो कहा जाता है। मार्को पोलो कौन था? जो वेनिस में 13th सेंचुरी इटली का एक ट्रैवलर था। इब्न बतूता ने किन किन चीज़ों के बारे में लिखा? उसने कल्चर, इंडिया के कल्चर के बारे में लिखा, बिलीफ के बारे में लिखा, और वैल्यूज़ के बारे में लिखा। यहाँ की संस्कृति के बारे में, यहाँ के लोगों के विश्वास या जो फेथ है, बिलीफ है, उसके बारे में लिखा। और यहाँ के लोगों में जो वैल्यूज़ हैं, जो संस्कार हैं, उसके बारे में उसने लिखा। एंड ही वॉज राइटिंग दिस, ऑल दिस इन 14th सेंचुरी। उसने ट्रैवल जो किया उसके बारे में एलैबोरेट ये लिखा कि कहाँ ट्रैवल करने पे कितने दिन लगते हैं। तो ही ट्रैवल्ड इन वेरी डिफ़िकल्ट कंडीशन। उसका ये भी है कि उस जो ट्रैवल जब करता था तो अकेला चला था वहाँ से अपने मोरक्को से, तो काफ़ी घर को भी मिस करता था, होम सिकनेस होती थी, और रास्ते में उसको कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे रॉबरी का सामना करना पड़ता था, कई बार कारवां चलता था तो उसको डाकू लूट लेते थे। कई बार रास्ते में मौसम ख़राब हुआ तो बीमारी हो जाती थी, बीमार पड़ जाते थे, इलनेस हो जाती थी। तो इन सब चीज़ों के बारे में उसने बड़ा एलैबोरेट लिखा है। और उसने दिल्ली पहुंचने के लिए अलग अलग जगहों से कितने दिन लगते हैं उसको भी उसने एक्सप्लेन किया है। जैसे 40 days फ्रॉम मुल्तान टू दिल्ली, it takes 40 days, then it takes 50 days from Sindh to Delhi, then it takes 40 days from दौलताबाद to Delhi। दौलताबाद महाराष्ट्र में है, और उस जिसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद अपना कैपिटल शिफ्ट करने की कोशिश करी थी। उसके बाद 10 days लगते हैं ग्वालियर से दिल्ली पहुंचने में। तो दिल्ली जो कि उस समय सीट ऑफ पावर था, वहाँ अलग अलग जगहों से पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, ये उसने बड़ा एलैबोरेट तरीके से इब्न बतूता ने एक्सप्लेन किया था। अब यहाँ एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स वर फेस्ड बाय ट्रैवलर्स ड्यूरिंग 14th सेंचुरी। अगर आप फिगर 5.4 देखें और उसमें समझने की कोशिश करें, वाई पैसेंजर्स आर कैरिंग आर्म्स। तो प्रॉब्लम्स जो रॉबरी की थी उससे निपटने के लिए लोग अपने साथ आर्म्स लेके भी चलते थे ताकि डाकुओं से मुकाबला कर सके। तो इसका आंसर देख लीजिए। 14th सेंचुरी जर्नी वॉज आर्डरस एंड हजार्डस।
डेज़ मैंने मेंशन कर दिए हैं कि कितने कितने दिन लगते थे कहाँ कहाँ से आने में। तो काफ़ी मुश्किलों से भरा होता था इनका जो ट्रैवल होता था। ट्रैवलिंग जो थी वो बहुत इनसिक्योर थी क्योंकि अटैक्स होते थे रॉबर्स के द्वारा। उसके बाद यानी डाकुओं का अटैक होता था। उसके बाद लोग प्रेफर करते थे कारवां में यानी बड़े से ग्रुप में अपने चले। उसके बाद चलने के साथ साथ वो अपने साथ वेपन्स अपने सेफ्टी के लिए अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखते थे। क्यों? क्योंकि अगेन रिपीटिंग है, हाईवे रॉबर्स वर फ्रीक्वेंट, रॉबरी वर फ्रीक्वेंट, और कई बार इन रॉबरीज़ की वजह से लोगों की जो संपत्ति होती थी जो वो अपने साथ कैरी करते थे, और लोगों की कई बार ज़िंदगियां भी ख़त्म हो जाती थी। अगर बच जाते थे तो काफ़ी घायल हो जाते थे। इब्न बतूता वॉज वन ऑफ देम जो काफ़ी घायल हो चुका था एक बार अटैक की वजह से। अब पेज 121 पे क्वेश्चन अगर आप देखें डिस्कस, इसमें है कंपेयर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एल बेरूनी एंड इब्न बतूता इन राइटिंग देयर अकाउंट। जो मैंने आपको पहले ही बताया कि एल बेरूनी का जो लिखने का स्टाइल था या पर्पस था डिफरेंट था इब्न बतूता से। अगर आप आंसर में देखें तो इब्न बतूता टॉक्ड अबाउट एज टोल्ड टू इब्न जुज़ाइये, ये 1 मार्क में आपका आ सकता है। अदर देन द थिंग्स विच वी डिस्कस्ड प्रीवियसली, पहले जो हमने बुक का नाम, कहाँ पैदा हुए थे, ये सारी चीज़ें 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा ये सोर्स 3 अगर आप देखें तो हु रोट फॉर इब्न बतूता, क्योंकि इब्न बतूता के साथ सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जब वो पूरी ज़िंदगी जब लिख के वापस अपने कंट्री मोरक्को लौट गए थे तो वहाँ के राजा ने ये कहा था, एक किसी ऑफिशियल को अपॉइंट किया था, एक राइटर को जिसका नाम इब्न जुज़ाइये था, कि तुम ये जो बोले उसको लिखो। तो अदर पर्सन हैड रिटन अबाउट द अकाउंट्स ऑफ इब्न बतूता। तो वो क्या था कि सिटीज़ इन दिल्ली एंड दौलताबाद मेनली उसके बारे में लिखवाया उसने, इब्न बतूता ने इब्न जुज़ाइये को। उसके बाद उसने और क्या एलैबोरेट चीज़ें बताई, इंटरेस्टिंग इवेंट्स विच कुड बी इवन डे टू डे। उसके बाद इब्न बतूता ने ये भी बताया कि द पीपल ही मेट, फॉर एग्जांपल रूलर, सेंट, फिलोसफर, कितने तरह के लोगों से वो मिला, और बहुत और एंटरटेनिंग चीज़ें बताई उसने, जो कि उसको वो मानता था कि उसकी आंखों और कान को उसने काफ़ी खुशी दी देखने में, यानी जिन चीज़ों को उसने देखा उसमें उसको बहुत खुशी मिली। एल बेरूनी का जो मैंने बताया वो आपको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो ये जब क्वेश्चन आएगा आपको तो इन दोनों का ये अकाउंट लिख दीजिएगा आप, इब्न बतूता के बारे में और उसके बाद एल बेरूनी के बारे में जो मैंने बताया वो दोनों चीज़ें, देन दैट विल कंप्लीट योर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।